हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो है केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए, ये टॉपिक जो है या ये कंसेप्ट जो है आपके पी ब्लॉक में भी आएगा, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, वहाँ पर भी हम रिपीट कर लेंगे। अब देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अब ये होता क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 13th एंड 14th। अगर हम बात करें 15 में भी पढ़ लेते हैं। 15th में ये तीन ग्रुप में जो है हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिख देता हूं, NS2NP1। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं NS2NP1, इसकी हो जाएगी NS2NP2 और इसकी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, NS2NP3। ये इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। ये है ग्रुप नंबर 13, ये 14 और ये 15। अब देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछे कि वैलेंसी क्या है 13th ग्रुप की, तो हम कहते हैं वैलेंसी 3 है। 14 की पूछे तो हम कितनी कहते हैं, वैलेंसी 4 है। 15th में यहाँ पर नाइट्रोजन का केस एक्सेप्शन है, नहीं तो हम कहें फॉस्फोरस में 5 है। तो अगर हम बात करें 13-14 की, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, या हम कहें कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि कार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम कार्बन की बात करते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s1 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन s में और 3 इलेक्ट्रॉन p में, एक्साइड होकर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये यहाँ पर इस टाइप से हो जाता है s और p। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे और p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आया तो एक इलेक्ट्रॉन s में चला, एक रह गया और 3 इलेक्ट्रॉन टोटल p में हो गए। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट कर मैं बनाऊँ तो ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब होता क्या है या क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन जैसे ही वो कंपाउंड बना रहा है एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर p में जा रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, 4। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 4। तो होता यह है कि s के इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर चल जाते हैं p में और उसकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक्सपेक्टेड कितनी थी, 2 ग्राउंड स्टेट के हिसाब से, लेकिन कितनी हो गई, 4। अब होता क्या है कि ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनमें तो क्या है, एक्साइटमेंट आसानी से हो जाता है। मतलब जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए वो कम चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। एनर्जी गैप बढ़ने से क्या होता है कि s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके p में जाना इतना आसान नहीं होता, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे नहीं जाते, और आगे नहीं जाते तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, p वाले। तो इससे होता क्या है कि जो वैलेंसी ऊपर ज़्यादा आ रही थी एक्सपेक्टेशन से, जैसे यहाँ पर 3 आ रही थी, जिससे हम बात करें कि यहाँ पर वैलेंसी 3 आ रही थी, नीचे आते आते कम हो जाती है। और यहाँ पर हम बात करें कि वैलेंसी 4 आ रही थी, तो नीचे आते आते क्या हो जाती है, कम। तो अगर हम बात करें ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले क्या है, जैसे ये तीनों की बात करें तो ये +3 शो कर रहे हैं केवल, और इनकी बात करें तो ये केवल +4 शो कर रहे हैं। अब इन दोनों की बात करें तो ये +3 भी शो कर रहा है और +1 भी शो कर रहा है, और ये भी +3 भी शो कर रहा है और +1 भी शो कर रहा है। सिमिलरली Sn की बात करें तो ये +4 भी शो कर रहा है और +2 भी शो कर रहा है, ये +4 भी शो कर रहा है और +2 भी शो कर रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे s के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है बॉन्डिंग में वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है और यहाँ पर ये शो कर रहा है। समझ आ रही बात। अब होता क्या है कि ऊपर तो +3 शो कर रहा है, कोई चांस ही नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो +3 शो कर रहा है। अब ये +3 भी शो कर रहा है, +1 भी शो कर रहा है, इसमें +3 भी शो कर रहा है, +1 भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाले में तो दोनों शो कर रहा है, लेकिन मोर स्टेबल जो है वो +3 है, और इस वाले में ये दोनों शो कर रहा है लेकिन मोर स्टेबल कौन सी है, +1 है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर तो शो ही एक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्टेबल दूसरी है और इसमें स्टेबल दूसरी है। सिमिलरली टिन की बात करें तो यहाँ पर +2 ज़्यादा स्टेबल है,
सॉरी +2 नहीं, +4 ज़्यादा स्टेबल है। टिन की बात करें तो +4 ज़्यादा स्टेबल है और इसकी बात करें तो +2 ज़्यादा स्टेबल है। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी पर एक चीज़ आती है, Sn+2 और Sn+4 की बात करें तो देखिए Sn जो है उसकी ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, +4। इसका मतलब +2 लेस स्टेबल है। तो Sn+2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Sn में जो है +4 ज़्यादा स्टेबल है तो ये -2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बना लेगा, Sn4+। ठीक है, ये बना लेगा। और लेड की बात करें तो लेड में जो है +2 ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब लेड +4 जो होगा, Pb4+ जो होगा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Pb2+। अब देखिए ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें तो सीधी सीधी चलती हैं कि भाई टॉपिक चल रहा है काइनेटिक्स तो काइनेटिक्स के कंसेप्ट ही आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर जो कंसेप्ट है मिक्स चलते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा चैप्टर चल रहा है, कब कौन से कंसेप्ट आ गए, क्योंकि ये पी ब्लॉक में भी आता है। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि ऊपर के जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन भी काम आ रहे हैं और P के इलेक्ट्रॉन भी काम आ रहे हैं बॉन्डिंग में, तो वहाँ वैलेंसी ज़्यादा होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो S के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है और नीचे आते आते वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर इसका सीधा सीधा रीजन जो है वो एनर्जी है। एनर्जी जो है नीचे जब जा रहे हैं तो S इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये +3 शो कर रहा है, ये दोनों शो कर रहा है और ये दोनों शो कर रहा है। इसमें +3 ज़्यादा स्टेबल है, इसमें +1 ज़्यादा स्टेबल है। ऊपर से नीचे +4 शो कर रहा है और यहाँ पर ये +4 ज़्यादा स्टेबल है, +2 कम स्टेबल है और लेड के केस में +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है +3 की, इस वाली की मैं बात करूँ तो +3 जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये कम हो रही है नीचे। लेकिन अगर मैं +1 कहूँ तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा, फिर पीछे जाते जाते कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर +4 की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बन की ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ऊपर से नीचे कम हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ +2 तो नीचे ज़्यादा स्टेबल है और ऊपर ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर मैंने जो समझाना चाहता वो ये था कि यहाँ +4 ज़्यादा स्टेबल है तो टिन जो है +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है और लेड +2 ज़्यादा स्टेबल है तो 4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 प्लस चार्ज पहले है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +4 बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Sn+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Sn+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी आएगा आपके। इसके अलावा लेड +4 जो है वो लेस स्टेबल है, +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो ये खुद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है और खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो लेड +4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में तो क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन तो 3 शो करता है एक्सेप्शनली, इसको मैं अलग लिख देता हूँ। इसके अलावा ये +5 शो कर रहा है, 3 भी शो करता है, 5 भी शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर बिस्मिथ की बात करें तो ये +3 शो कर रहा है केवल। ये क्या शो कर रहा है, +3, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हालांकि इनर्ट पेयर इफेक्ट 13 और 14 ग्रुप में ज़्यादा रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि 15 में थोड़े एक्सेप्शन भी आ गए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है नहीं डी ऑर्बिटल तो वो 3 शो कर रहा है, फिर फॉस्फोरस 3 और 5, आर्सेनिक 3 और 5, Sb 3 और 5। लेकिन बिस्मिथ जो है वो +5 आसानी से शो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से काम नहीं आ रहा है इसके ऑर्बिटल। यहाँ पर ये 3 और 5 दोनों शो करते हैं, 3, 5, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो बिस्मिथ +3 शो कर रहा है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे शीट में। एक तो क्वेश्चन ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है, तो आंसर है पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन शो कर रहा है, पी ब्लॉक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। तो ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका रीजन मैंने बता दिया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं जो एनर्जी गैप है S और P ऑर्बिटल का वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके दे रखा है डाइपोल मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेशन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे वहाँ पर जो आपके डाइपोल मूवमेंट है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला दे रखा है न्यू इक्वल्स टू E इंटू एल। अब E जो है वो चार्ज सेपरेशन है, E जो है वो क्या है, चार्ज सेपरेशन, और L जो है वो डिस्टेंस है। अब चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा HCl है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, तो ये जो चार्ज है जैसे ये जितना भी प्लस है वो कह लो या जितना ही माइनस है वो कह लो, ये चार्ज की वैल्यू है, और L क्या है, डिस्टेंस।
तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल के शेप पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चार्ज सेपरेशन आता कब है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से। तो एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है बॉन्ड लेंथ पे कि भाई डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या शेप कह सकते हैं। इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो है उसकी यूनिट जो है वो डिवाई होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिवाई होती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर डिवाई यूनिट दे रखी है और 1 डिवाई किसके बराबर है? 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, जो सिंपल हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके फॉर्मूला की। अब मेन चीज क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कह रहे हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो 0 है उसको हमने मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, एक तो लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है? जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, लीनियर विद आई लिखा हुआ है। अब आई का मतलब क्या है? आई का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आई का मतलब यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हिंदी में कहते हैं सममित केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? सममित केंद्र। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवीय अणु। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब अध्रुवीय अणु। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या है? पहले तो होते क्या है? डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरी बात, लीनियर विद सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र प्रेजेंट हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपको बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंट है अपोजिट साइड सेम होना चाहिए, या हम ऐसे कहें कि अगर एक एटम प्रेजेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट्स पर सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कहा लीनियर विद सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो लीनियर है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन है तो इस साइड भी हाइड्रोजन है, सेम क्लोरीन हो गया। CO2 की बात करें तो CO2 आप देखोगे कि बीच में कार्बन है, इस साइड ऑक्सीजन है तो उस साइड भी ऑक्सीजन है। BeF2, HgX2 ये सारे आपके हैं लीनियर मॉलिक्यूल विद सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, नॉन पोलर होते हैं। दूसरी कैटेगरी है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। दूसरी कैटेगरी क्या बनाई हमने? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सममित अणु। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे यहाँ दे रखा है CH4 टेट्राहेड्रल है, लेकिन ध्यान रखना सारे एटम सेम होनी चाहिए सराउंडिंग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर CO2 में दोनों ऑक्सीजन है सराउंड में, अगर दोनों ऑक्सीजन की जगह एटम चेंज कर देता मैं तो फिर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CH4 टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल है, चारों सराउंडिंग एटम सेम है। CCl4 BF3। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? होता यह है कि जो ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ओवरऑल कैंसिल आउट कर देते हैं इफेक्ट को। जैसे मैंने कहा BF3 है तो ये BF3 इस हिसाब से। अब अगर मान लीजिए किसी को ध्यान हो 11-12 में उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो तो वो वेक्टर उन्होंने पढ़ा होगा। तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम 2 घटक में तोड़ सकते हैं। एक घटक इधर जाएगा और एक घटक इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला जो F है इसको भी मैं 2 में तोड़ सकता हूँ। एक घटक इधर जाएगा और एक घटक इधर जाएगा। अब होगा क्या लास्ट में कि ये जो दोनों घटक मिला के बने हैं वो इसको कैंसिल आउट करेंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें, CH4 है, CCl4 है, BF3 है, BCl3 है, बेंजीन है या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये इनका ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और कौन से मॉलिक्यूल पोलर हैं। तो अभी तो हमने बात करी नॉन पोलर की, तो ये नॉन पोलर हो गए। अब इसके बाद दे रखा है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है HCl, H2O, SO2, अमोनिया, NF3 etc। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन रेयर मिलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा पोलर नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डर में अरेंज करो पोलैरिटी के बेस पे, वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोलर मॉलिक्यूल की, HCl है, 2 एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो 0 नहीं होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ रहा है। इसके बाद H2 है, लीनियर नहीं है, वी शेप है, SO2 लीनियर नहीं है, वी शेप है, पायरामिडल है, NF3 भी पायरामिडल है। तो यहाँ पर ये जितने भी मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है। अब क्वेश्चन क्या आता है? ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऑर्डर में अरेंज करो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो ये वाला है।
अब देखिए BF3 की मैं बात करूं, देखिए ऑर्डर, अब आप ये मत करना कि सर ये तो नॉन पोलर है, ये यहाँ पर मैंने ये इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे हैं तो वो दोनों मिक्स दे सकता है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 है वो भी और जिसका 0 नहीं है वो भी। तो यहाँ पर NH3, NF3 और BF3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नेट गेट में भी आ रखा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि BF3 तो आपके हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो BF3 तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है। अगर CO2 दे दे या BF3 दे दे तो वो तो वैसे ही पीछे हो जाएगा। अब मेन है अमोनिया और NF3। अब देखिए बहुत सिंपल है, 11-12 में भी समझाते हैं और नेट गेट में भी आ रखा है और RPSC ने भी कई बार पूछ रखा है। यहाँ पर डिफरेंस क्या दे रखा है कि अमोनिया के केस में ये ऐसा दे रखा है लोन पेयर HHH, और NF3 के केस में ऐसा दे रखा है लोन पेयर FF और F। अब होता क्या है कि लोन पेयर अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहा है और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहा है। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तुलना करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में और लोन पेयर भी ऊपर की डायरेक्शन में, तो ओवरऑल सारे मिला के क्या हो गया ऊपर की डायरेक्शन में। जबकि इसके केस में क्या है, लोन पेयर तो ऊपर खींच रहा है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो नीचे खींच रहा है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हालांकि पूरा कैंसिल आउट नहीं कर रहे, पूरा करते तो 0 हो जाता, पूरा नहीं कर रहे। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ सब एक डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में होने से डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होने से डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, RPSC ने भी पूछ रखा है, नेट गेट में भी आ रखा है। तो यहाँ पर अमोनिया की जो है डायपोल मोमेंट ज़्यादा है या अमोनिया ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू NF3, और NF3 ज़्यादा पोलर है किसके कंपेरिजन में, BF3 कंपेरिजन में। इसके अलावा अगर मैं डाइक्लोरोबेंजीन की बात करूं तो देखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में अपोजिट साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और एंगल जितना ज़्यादा होगा वो कैंसिल आउट करेगा और एंगल जितना कम होता जाएगा वो दोनों ऐड होते जाएंगे। तो एंगल कम होता है तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो ऑर्थो का एंगल कम है इसलिए ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। इसके अलावा और एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर ये सिस है और यहाँ ट्रांस है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नहीं है लेकिन अपोजिट भी नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें सिस ज़्यादा हो गया, किसमें, सिस, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है ग्रुप की, दोनों की जो डायरेक्शन जो ग्रुप है उनकी जो नेचर है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जब नेचर सेम होती है तो सिस का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। लेकिन जब नेचर अपोजिट कर दी, अपोजिट कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की नेचर अपोजिट है, तो एक खींच रहा है और एक दे रहा है। यहाँ पर क्या है कि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप कह सकते हो इसका 0 ही हो जाएगा, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये तो फिर भी सही थे, देखिए अभी तक जो हमने पढ़े वो तो फिर भी कंसेप्चुअल थे कि भाई NF3 और NH3, लेकिन कई बार RPSC ने इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से ज़्यादा किसका होगा, तो वहाँ पर प्रॉपर कोई कंसेप्ट भी नहीं है और क्रॉस कटिंग मॉलिक्यूल देते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा HF का है, फिर H2O, फिर SO2 और फिर अमोनिया। अब क्योंकि H2O SO2 अमोनिया आता है तो वहाँ पर क्या है कि कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेप देखा जाए तो शेप भी V शेप है, अब पायरामिडल है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको याद ही करना और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या याद करेंगे कि HF का ज़्यादा है, फिर H2O का, फिर SO2 का और फिर अमोनिया का। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और डायपोल मोमेंट बहुत सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई प्रॉपर्टी को समझने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो वो मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। लेकिन पहले कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती थी, जैसे एक एग्जांपल है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपको एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का आइडिया लगाने में हेल्प करती थी। कैसे कि CO2 का डायपोल मोमेंट तो 0 है लेकिन SO2 का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CO2 की स्ट्रक्चर है लीनियर विद सेंटर ऑफ सिमेट्री, जबकि SO2 की स्ट्रक्चर लीनियर विद सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। SO2 की स्ट्रक्चर होती है वी शेप। क्यों, क्योंकि अगर लीनियर होती तो वो उसका भी 0 हो जाता। तो डायपोल मोमेंट काफ़ी प्रॉपर्टी को मेजर करने में भी हेल्पफुल होता है, बॉन्ड एंगल मेजर करने में और चीज़ें मेजर करने में, तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट का अपना एक रोल है। तो आपको ध्यान क्या होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, कौन से मॉलिक्यूल पोलर हैं और उनका जो है पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक दे रखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
अब सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से एक के साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रू बॉन्ड शो करता है और दूसरे के साथ वीक अट्रैक्शन फोर्स शो करता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल शो कर रखा है, जैसे HF का मॉलिक्यूल है, तो इस HF के मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है ये तो ट्रू बॉन्ड है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस HF के मॉलिक्यूल में ये ट्रू बॉन्ड है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली यहाँ डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन पे डेल नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि वीक होता है। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताए थे, वहाँ पर बताया था कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है, तो ये जो इंटरेक्शन है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यही रीजन है कि हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी तो जो चार्ज है वो क्रिएट नहीं होगा, और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। भाई अब ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और इस पर डेल नेगेटिव है, तो ये आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये आपके ये केवल 4 एटम जो है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इसमें भी जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये ज़्यादा शो करते हैं, बाकी क्लोरीन और नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा नहीं करते, मतलब जो शो करते हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर बात करें, ये तो देखिए डेफिनेशन का या कंसेप्ट का मतलब समझ आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स पे, और टाइप्स में भी इंट्रामोलिकुलर के एग्जाम्पल ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए टाइप की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की दे रखी है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है, देखिए लिखा हुआ है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जांपल शो करा, ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है, तो ये किसका एग्जांपल है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसको हम कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एग्जाम्पल पूछते हैं, तो एग्जाम्पल सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। इंटरमोलिकुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एल्कोहल, वाटर, अमीन, अमाइड, अमोनिया, HF। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है बिटवीन होमोमोलिक्यूल। बिटवीन होमोमोलिक्यूल का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पर HF है और यहाँ भी HF है, तो दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, उसको हम कहते हैं बिटवीन होमोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप वाटर में अल्कोहल डिजोल्व कर रहे हो, तो अल्कोहल वाटर में जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, अल्कोहल और वाटर, तो वो हेट्रोमोलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर भी दो तरह के हो गए, होमोमोलिकुलर और हेट्रोमोलिकुलर। होमोमोलिकुलर का मतलब दो जो एटम, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो सेम है, और दो जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो डिफरेंट है, तो वो होमोमोलिकुलर और हेट्रोमोलिकुलर। एग्जाम्पल कोई नहीं पूछता इसका। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर के जरूर पूछते हैं। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर में जो एग्जाम्पल है ये आपको स्पेशली याद करने हैं। और देखिए एक अच्छा सा भी आपको पता चल जाएगा कि अगर हम बात करें कि कोई ग्रुप लगा रखा है तो वहाँ पर आप देखेंगे ऑर्थो वाले शो करते हैं, पैरा वाले शो नहीं करते। पैरा वाले जो हैं वो हेट्रो शो करेंगे, इंट्रामोलिकुलर शो नहीं करेंगे, इंटरमोलिकुलर शो करेंगे पैरा वाले। तो देखिए ऑर्थो वाले जितने भी हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। अब देखिए सैलिसल्डिहाइड कॉमन नेम है, सैलिसल्डिहाइड क्या है, कॉमन नेम। अभी स्ट्रक्चर देख लेंगे आप, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद एसिटो एसिटिक एस्टर। ये ध्यान रखना, ये इनकी इनॉल फॉर्म शो करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो कर रहा है, इनॉल फॉर्म। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म में ऑर्गेनिक में जब मैं जीओसी आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं बताऊंगा। एसिटो एसिटिक एस्टर, इसके बाद एसिटाइल एसीटोन। ये जितने भी 2-3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटाइल एसीटोन, ये एसिटाइल एसीटोन 2 बार लिख दिया है, तो ये आपके इनॉल फॉर्म में शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इनॉल फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछते हैं। क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि नाम डिफरेंट है, कई बार स्ट्रक्चर क्लिक नहीं करती है। 2,3 ब्यूटेन डायोल,
तो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हैं। ये आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो नाम लिखे हुए थे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी है, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये आपके नाइट्रो ग्रुप हो गया और ये OH हो गया। तो जब बेंजीन पे OH लगा होता है उसको हम कहते हैं फिनॉल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन की जो रिलेटिव पोजीशन अगर हम कहें तो 1-2 पोजीशन अगर होती है तो हम उसको ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो। 1-3 पोजीशन अगर होती है तो उसको हम कहते हैं मेटा, और 1-4 पोजीशन जो होती है उसको हम कहते हैं पैरा। तो ये रिलेटिव पोजीशन की जो है नेमिंग होती है। तो ये यहाँ पर जो 2 ग्रुप हैं 1-2 पोजीशन पे हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया और ये OH के साथ बेंजीन को है, इसको हम क्या करें, फिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या शो कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं कहूँ पैरा तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। इसके बाद ये हो गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर ये एसिड ग्रुप है और ये OH है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड हो तो वो क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद यहाँ पर ये आपके हो जाएगा एसिडो एसिडिक एस्टर। तो ये जो एसिडो एसिडिक एस्टर है उसका इनॉल फॉर्म है। क्या है, इनॉल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है हो सकता है कि ये जो है कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे ध्यान या मुझे लग रहा है कि ये वाला हो सकता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड की जगह सैलिसल्डिहाइड तो वहाँ पर CHO ही होगा, तो वहाँ पर यही ऑक्सीजन काम आएगा। तो ये आप इसको ये वाला मान के चलिए, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड हो या सैलिसिलिक एसिड हो, ये वाला आप ऑक्सीजन काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपके एसिडो एसिडिक एस्टर और ये आपके हो जाएगा एसिटाइल एसीटोन। तो देखिए ये सब आपके टॉटोमर जो इनॉल फॉर्म है वो है। अब इनॉल फॉर्म कैसे बन रही है वो हम पढ़ेंगे GOC में, ठीक है। तो ये हो गया एसिडो एसिटिक एस्टर, ये हो गया एसिटाइल एसीटोन और ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट होता क्या है, क्लोरल हाइड्रेट को आप ऐसे समझो कि सबसे पहले देखो क्लोरल क्या होता है। तो क्लोरल जो होता है वो होता है CCl3CHO, ये क्लोरल होता है, ठीक है। CCl3CHO क्लोरल इसको कहते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, हाइड्रेट का मतलब मैंने क्या करा, एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। तो जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा CCl3, ये हो जाएगा COH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। तो अगर क्लोरल क्या है, CCl3CHO, उसमें मैंने वाटर जोड़ दिया तो हो गया क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट में 2 OH आ गए। तो देखिए CCl3 तो ये हो गया और C पे 2 OH ये हो गया और ये H हो गया। तो क्लोरल हाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने मैक्सिमम यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस और आते हैं कि जैसे H2S है, गैस है, और H2O लिक्विड है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वेट बढ़ रहा है या एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। तो देखा जाए तो ऊपर से नीचे लिक्विड होने की टेंडेंसी या सॉलिड होने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि ऊपर वाला तो लिक्विड है, नीचे वाला गैस है। उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता जबकि H2O शो करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जबकि सल्फर की कम है। तो H2O लिक्विड है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। H2S गैस है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। अब सिमिलर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है कि भाई HF गैस है और H2O लिक्विड है, क्यों? जबकि HF तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा है। भाई HF जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा है और HF में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है कंपेयर टू H2O। फिर ऐसा क्यों है कि H2O लिक्विड और HF गैस है? इसका रीज़न ये होता है कि HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर, मतलब एक चेन फॉर्म में बन रहा है, कोई ब्रांचिंग या कुछ और स्ट्रक्चर नहीं होती। लेकिन जब H2O की बात करें तो उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रांचिंग। तो वहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाता है और जबकि ये केवल लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा इसलिए HF गैस होता है जबकि H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। ये हालांकि ये वाला इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये वाला फिर भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा RPSC ने भी नहीं पूछा। थ्योरेटिकल जैसे 11th-12th में या और कहीं पर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बनते हैं। इसके बाद आगे दे रखा है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो पहला दे रखा है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है
तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल अलग था और ये मॉलिक्यूल अलग था, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। फिर ये मॉलिक्यूल अलग था और ये अलग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ गए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल से हुआ क्या कि अगर आपके एक मॉलिक्यूल सेपरेट है तो उसको इवेपोरेट करना या उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन अगर खूब सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो उनको सेपरेट करने में पहले एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, फिर जाके वो वेपर फेज में जाएंगे। तो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से होता क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लग गए। एसोसिएशन से क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम हाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि वाटर खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो वाटर और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या करते हैं, सॉल्युबल बना लेते हैं। जैसे अल्कोहल है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपके ऑर्गेनिक लिक्विड है, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह सकते हैं, जिसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो देखा जाए तो नॉन पोलर पोलर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सॉल्युबल है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहे हैं और सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किस टाइप का सॉलिड है, तो अगर आपसे को पूछे ग्लूकोज किस टाइप का सॉलिड है, तो वहां पर आंसर आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो वहां पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले करता है। अब ग्लूकोज जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर भी क्या है, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज जो है या सुक्रोज जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हो या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने की टेंडेंसी हो, ये सारे चीज किस में आएगी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं अलग अलग मॉलिक्यूल की जो है वेरी करती है और उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो तो यही बनता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है। उसके अलावा बाकी भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ दे रखा है एसिटिक एसिड ब्रैकेट में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन में, जहाँ पर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका, एसिटिक एसिड का, तो वहाँ पर कई बार हमें कंफ्यूजन ये होता है कि भाई हमें डाइमर बनाना है या नहीं बनाना। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, फिर जब मैंने देखा आरपीएससी ने उसको डाइमर कंसिडर नहीं कराया, तो यहाँ पर फिर मैंने सर्च किया कि भाई ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। तो आंसर ये है कि जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर बना रहा है, लेकिन किस में बना रहा है, बेंजीन में। इसका जो आंसर दे रखा था वो ये था कि बेंजीन में डाइमर बना रहा है, लेकिन वाटर में डाइमर नहीं बना रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन बेंजीन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा तो वहाँ पर ये खुद जो है वो होमोमॉलिक्यूलर जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि वाटर में एसिटिक एसिड डाइमर नहीं बना रहा है, जबकि बेंजीन में ये क्या है, डाइमर बना रहा है। तो ये जो है बाद में मैंने सर्च करा तो मुझे पता चला, तो एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, बेंजीन में बना रहा है या हम कहें नॉन पोलर सॉल्वेंट में बना रहा है, जबकि वाटर क्योंकि खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो वहाँ पर ये डाइमर नहीं बना रहा। आरपीएससी ने भी जो है न्यूमेरिकल में कंसिडर नहीं करा था, वाटर में उसको एज अ मोनोमर ही माना था। तो यहाँ पर आप ये कंसेप्ट करेक्शन कर लेना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन आता है कि भाई अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है, जबकि अल्कोहल तो नॉन पोलर में आता है, तो रीजन आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल नॉन पोलर है, तो रीजन आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप देखते हैं अल्कोहल में हम वाटर मिक्स करते हैं या वाटर में अल्कोहल मिक्स करते हैं, तो वहां पर क्या है, सॉल्युबिलिटी इसी की वजह से होती है, ठीक है। आगे दे रखा है अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। तो एक मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है। अब देखिए 4 कैसे शो कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल बना रखा है यहाँ पर, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से शो हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है 2 मॉलिक्यूल के साथ एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, अलग अलग हाइड्रोजन, मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। ओवरऑल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, 4। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये पी ब्लॉक में भी आ सकता है एज अ प्रॉपर्टी, और यहाँ पर भी हम इसको पढ़ सकते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था H2 और H2S के केस में कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अब हाइड्रोजन तो कॉमन है पूरे, उसके बाद अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो वेट है, एटॉमिक वेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक वेट इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते हैं। या अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन गैस है, फिर क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है वोलेटाइल, और आयोडीन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो उसका एटॉमिक वेट है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, या गैस से कहें तो लिक्विड में, और लिक्विड से कहें तो सॉलिड में, या हम कहें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड तो ये है कि जब लेफ्ट से राइट, सॉरी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो कहाँ होना चाहिए, जो नीचे सबसे उसका, और सबसे कम कहें तो जो सबसे टॉप पे होना चाहिए उसका। लेकिन होता क्या है कि ये वाला ऑर्डर तो सही चल रहा है, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI, H2S से ज़्यादा H2SE, H2SE से ज़्यादा H2TE, उसके बाद PH3 से ज़्यादा ASH3 और ASH3 से ज़्यादा SbH3। यहाँ तो सेम चल रहा है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि ये जो हैं ये एक्सेप्शनली हाई हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, एक्सेप्शनली हाई है। तो यहाँ पर वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो क्या करता है कि इन चारों ऑप्शन देगा, या ट्रेंड ले लेगा, ट्रेंड तो नहीं पूछ रहा, वो चारों ऑप्शन देगा। वो कहता है सबसे ज़्यादा भी नहीं पूछता, वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये 4 ऑप्शन दे दिए वाटर वाले, या ऊपर के 4 दे दिए, वो पूछेगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो ये नहीं पूछता। वो ये पूछता है सबसे कम किसका है। अब देखिए हुआ क्या सबसे कम, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये हाई है, लेकिन कितना हाई हुआ ये हम कह नहीं सकते कि भाई HCl से ज़्यादा हो गया, या HBr से ज़्यादा हो गया, या HI से ज़्यादा हो गया। तो फिर इसके एक एक के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि भाई इसका नॉर्मली सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शनली हाई हो गया तो ये आगे चला जाएगा। और सबसे कम कौन हो गए, फिर ये हो गए सबसे कम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछ रखा है, और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक्सेप्शन है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया HF, HCl, HBr और HI, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो नॉर्मली ट्रेंड जब हम देखते हैं तो या तो हम इसको टिक करेंगे या इसको टिक करेंगे। आंसर क्या होगा, HCl। ये क्वेश्चन भी आरपीसी ने पूछ रखा है। अब देखिए जहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछ रखा है, मतलब वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है तो उसके रिपीट होने के चांसेस या उसके आसपास क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही होंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हाई वेयर एज दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लो। अब यहाँ पर क्या टेंडेंसी होती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और उसके अलावा सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है तो वहाँ पर एसोसिएशन नहीं हो रहा, वो मॉलिक्यूल क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो आसपास के मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा कट जाता है या सेपरेट हो जाता है, तो वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अब क्योंकि वो दूसरे से उसको लेना देना ही नहीं है तो वो घुलता मिलता भी नहीं है, भाई अपने आप में खुश है वो, तो वहाँ पर वो सॉल्युबिलिटी भी कम शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जहाँ एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन भाई हम कहते हैं ना एकता में शक्ति है, भाई एकता का शक्ति का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जो है मिलके रह रहे हैं तो उनको उड़ाना का मतलब उनकी वेपर बनाना इतना आसान नहीं है। उड़ाने का मतलब वेपर बनाना, वेपर कब बन रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो एकता में शक्ति, तो एसोसिएशन जहाँ हो रहा है वहाँ पर उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तब जाके वो वेपर बनाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हाई, क्यों, क्योंकि एसोसिएशन शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं आपस में। वेयर इज दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लो, अब ये अकेला रहता है जिसको कोई लेना देना नहीं है। अब कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, उसको किससे मतलब ही नहीं, तो उसको कोई आके मार के चल जाए तो कौन पूछने वाला है। तो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या होता है, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, एसोसिएशन शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आगे दे रखा है, आप देखिए इसने ऑर्डर दे दिया, तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑर्थो का कम। अब एक का ज़्यादा एक का कम है तो दूसरे का बीच में आ गया, क्योंकि ये ना तो बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर शो कर रहा है ना बहुत अच्छी इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा तो कर ही नहीं रहा है, इंटर कर रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या है, इससे कम है। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो जो मिल के रह रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, घुल मिल के रह रहा है। कौन घुल मिल के रह रहा है, पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। और सबसे कम कौन रह रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रही बात। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर शो कर रहा है, किसकी कम है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर शो कर रहा है।
इसके बाद अगला दे रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। अब इसको आप ऐसे समझो, वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जो आसानी से वाष्प बना ले। आसानी से वाष्प कौन बनाएगा? जिसको कम हीट देनी पड़ेगी। कम हीट किसको देनी पड़ेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? जो अकेला रहता है। अकेला कौन रहता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। भाई ये अकेला नहीं रहता है, ये मिलजुल के रहता है, तो इसको इतनी आसानी से वाष्प में उड़ाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यहाँ पर अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3-4 कंसेप्ट साथ में काम करते हैं। रेजोनेंस भी काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है, तो इसलिए आप इसको अभी डायरेक्ट याद कर लीजिए। जब ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल और उसके बाद फिनॉल। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि फिनॉल जो है, फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो अगर निकलेगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। भाई हाइड्रोजन आसानी से निकल जाए तो एसिडिक है ज़्यादा, और आसानी से ना निकले तो कम एसिडिक है। अब होता क्या है कि एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जैसे मैंने कहा NO2, अब NO2 अगर पास होगा तो माइनस आई ज़्यादा लगेगा। माइनस आई प्लस आई दो तरह के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ के निकलने की संभावना उतनी ज़्यादा है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन आसानी से निकलने वाला था, इसके ऑक्सीजन ने उसको एक बार पकड़ लिया कि भाई नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तो जब ये इसको जाने नहीं देगा तो ये निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए था? ऑर्थो जो है वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो उसको निकल ही नहीं दे रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर ये मेन रीज़न है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है? कम। तो सबसे ज़्यादा कौन है? पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिनॉल। ये ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, या तो ऑर्डर पूछेगा या सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछ देगा। ठीक है, आगे दे रखा है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। जो बर्फ है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। लेकिन अपवाद क्या है? आइस। आइस जो है उसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से कम है। और ये एक बहुत बढ़िया रीज़न है नेचर के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा ग्लेशियर जो हैं, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के जो चट्टानें या पहाड़ हैं वो ऊपर की तरफ हैं, और जो उसके नीचे है वो पानी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो आइस बन गई, वो नीचे चली गई, फिर ऊपर पानी है, फिर वो आइस बन गया, नीचे चला गया, तो पूरा पानी के जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। दूसरा ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ आइस जो होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, खैर कोई नहीं, उसकी बात छोड़ देते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, तो आइस का जो घनत्व है पानी से कम होता है। एक्सेप्शन है, सॉलिड का जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है। आगे दे रखा है इन आइस मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका रीजन क्या है कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, उस वजह से उसकी स्ट्रक्चर ऐसी फॉर्म हो जाती है कि जो बीच में है स्पेस आ जाता है। स्पेस आने की वजह से जो है वॉल्यूम तो ज्यादा कवर हो रहा है, लेकिन स्पेस आने की वजह से वॉल्यूम तो बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो जो है मास तो उतना ही रहा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब वाटर जितना था उतनी आइस है, तो मास तो सेम है, लेकिन क्या है कि स्ट्रक्चर ऐसे हो गई कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू वाटर। आगे दे रखा आइस ब्लॉक स्टिक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई आइस के ब्लॉक्स हैं, क्यूब कह लो, ब्लॉक कह दो, कुछ भी कह दो, कि आइस के ब्लॉक है, फिर जब हम दो आइस के ब्लॉक को पास पास रखते हैं या एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसा क्यों? उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस के जो ब्लॉक हैं वो पास लाने पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे दे रखा है ड्राई, अब ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती? तो आइस में तो पाई जाती है, लेकिन ड्राई आइस में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड CO2। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब सॉलिड CO2 जो है, इसमें कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी? समझ में आ रही बात? तो ड्राई आइस जो है, सॉलिड CO2 जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है रेजोनेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुनाद।
अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल या आयंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आप एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो स्ट्रक्चर हम शो करते हैं या बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, वो उनके रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेपर पे नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। उसकी पूरी प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर की, तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कई बार हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेटिंग, या फिर हम कह रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअल में एग्जिस्ट जो करता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को पेपर पे बनाना इतना आसान नहीं होता, या पेपर पे हम इसको नहीं बना सकते। तो एक्चुअल में तो रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है इसको रेजोनेंस कह रहे हैं। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। और जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल या आयन जो है रेजोनेंस शो करते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक के केस में हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस वापस से पढ़ेंगे, वहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पर क्योंकि हम इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल दे रखा है CO3 NO3 SO4 फॉस्फेट आयन, परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन, इसके अलावा ओजोन, SO3 SO2 BF3 NSiH3 होल थ्राइस NO2 ETC। अब देखिए काफ़ी सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या है कि अगर आप केवल एक ही स्ट्रक्चर बनाओगे तो उससे आप उसकी सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं CO3 का बनाता हूँ, तो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CO3 की। तो देखिए CO3 की स्ट्रक्चर मैंने बना दी ये, ठीक है। मान लीजिए मैंने बना दी कि ये स्ट्रक्चर और ये फाइनल स्ट्रक्चर है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को फाइनल स्ट्रक्चर मान लूँ कि भाई यही स्ट्रक्चर है और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है। दूसरी बात, डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में जो रिपल्शन होता है वो भी अलग होता है। तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को फाइनल मान लूँ तो ना तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी तीनों बॉन्ड की, और ना ही जो है बॉन्ड एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड रिपल्शन ज़्यादा शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही, तो इसकी हमको 2-3 स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 2-3 स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ गया, एक बार इस पे आ जाएगा और एक बार इस पे आ जाएगा। तो 3 हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसको हम ऐसे शो करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड शो कर रहे हैं और हम ओवरऑल शो कर देते हैं 2-। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल में क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है पेपर पे। हम उसको एग्जिस्ट तो वही करता है, लेकिन पेपर पे बनाना उसको आसान नहीं है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर से बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें से एक ये है, और उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया। अब देखिए इसमें रेजोनेंस से हम प्रॉपर्टी भी समझा सकते हैं। अगर मैं कहता है इसमें रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड लेंथ सेम डिफरेंट हो जाती है और बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड एंगल सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। सिमिलरली ये सारे मॉलिक्यूल आप समझा सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ओजोन भी बताया था कि ओजोन में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अगर मैं इसमें रेजोनेंस शो नहीं करूंगा तो एक साइड डबल बॉन्ड है और एक साइड सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जबकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार रेजोनेंस को हम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। समझ में आ गई बात? ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए सारे। इसके अलावा रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस साइड हो गया, और ये जो था वो था रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो हम देख लेते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे दे रखा है
ड्यू टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रेजोनेंस की वजह से जो है मॉलिक्यूल में जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल अब हम देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है कि एक है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं कि 3 जो है इथाइन मॉलिक्यूल मिल जाएं तो ये बेंजीन बना लेता है। क्या बना लेता है? बेंजीन, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि भाई ये कह रहा है कि ड्यू टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये पॉइंट दे रखा है। अब ये हम डिसाइड कैसे करें कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है एनर्जी के क्राइटेरिया से। तो एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल कहूँ कि भाई ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए। क्या ऐड किए? हाइड्रोजन ऐड किए, ठीक है। कितने ऐड कर लिए? 2। तो जब मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किए तो ये बन गया CH3 और ये हो गया CH3। तो ये इथेन बना लिया इसने। क्या बना लिया? इथेन। तो ये एक जो इथाइन मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? इथेन। तो जो हीट निकल रही है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। समझ आ रही बात? तो जितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल रही है वो डिसाइड करता है कि भाई इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, या जो नया प्रोडक्ट बना उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, या जो पहले वाला प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको 3 इथाइन से बेंजीन बना रहे हैं तो बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? इन 3 मॉलिक्यूल के बराबर, मतलब इसकी जितनी है उससे 3 गुना। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्या आ रही है? कम आ रही है। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या है? ज़्यादा। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से बता देता हूँ समझाने के लिए कि जैसे मान लीजिए क्या है कि ये रिएक्टेंट है और ये फाइनली सैचुरेटेड प्रोडक्ट है। तो ये मैंने कहा इथाइन है और ये मैंने क्या कहा? इथेन है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा आ रहा है या हीट जितनी ज़्यादा लिबरेट हो रही है वो ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पर इसमें 3 गुना होनी चाहिए थी लेकिन उतनी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ना होके क्या है? कम है। और एनर्जी कम है मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ज़्यादा। इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ड्यू टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपने MSc में ध्यान दिया हो तो हेट्रोकेमिस्ट्री करके, हेट्रोसाइक्लिक जो है आपके हेट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर होता है या एक पेपर होता है, वहाँ पर जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी आती है कि भाई एरोमेटिसिटी कितनी है, रेजोनेंस कितना है, वहाँ पर ये फैक्टर आता है, ठीक है। आपके एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर भी है, वहाँ पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। आगे दे रखा है द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल द एटम्स इन द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई रेजोनेंस में, और एक टर्म होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, GOC में, कि भाई रेजोनेंस में टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो टॉटोमेरिज्म है जिसको हम हिंदी में चलावयता कहते हैं, वहां पर एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, जबकि रेजोनेंस में स्ट्रिक्टली कंडीशन ये है कि एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब क्या है कि जो एटम जिस एटम से जुड़ा हुआ है वो उसी से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो रेजोनेंस में चेंज हो क्या रहा है? रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। समझ आ रही बात? तो ये कह रहा है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम। तो जो एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, जबकि चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है। किसकी पोजीशन चेंज होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे दे रखा है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब जब हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई हमने प्रॉपर्टी समझाने के लिए, और उन अलग अलग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन सी है या ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा, तो वहाँ पर ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, मतलब वहाँ पर रेजोनेंस की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए कार्बोनेट की स्ट्रक्चर को लें, तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाई कि ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर बनाई ये माइनस और ये डबल बॉन्ड O, और तीसरी स्ट्रक्चर मैंने बनाई कि ये डबल बॉन्ड O, ये माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ये आपस में देखा जाए तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाती है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि देखने में आपको बिल्कुल एक जैसी लगे, बस ऐसा लगे कि थोड़ा सा घुमा के रख दिया है। समझ आ रही बात? तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कह रहा है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है? रेजोनेंस ज़्यादा होता है।
अब रेजोनेंस ज़्यादा है या कम है वो कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं रेजोनेटिंग, उससे रेजोनेंस ज़्यादा है कम है डिसाइड नहीं होता। रेजोनेंस एनर्जी कितनी है उससे डिसाइड होता है कि रेजोनेंस ज़्यादा है या कम है। एक एग्जांपल बताता हूँ, हिंट देता हूँ कि जैसे कई बार आता है कि भाई फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में। रीजन क्या आता है कि फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो कर रहा है। लेकिन फिर वही सेम कंसेप्ट आता है कि भाई एसिडिक एसिड जो है उससे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर तो फिनॉल कम क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक एसिड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो इक्विवेलेंट होती है, जबकि फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो स्टेबल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए ज़्यादा रेजोनेंस वो शो नहीं करता। स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं लेकिन रेजोनेंस एनर्जी जो है ज़्यादा किसकी होती है? एसिड की होती है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लिक ना हो, जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वो होते हैं जो देखने में आपको बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। आगे दे रखा है कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जैसे हमने क्या देखा कि भाई एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद अलग अलग हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे हम अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल है। समझ आई बात? तो जैसे अलग अलग हम बात करते हैं तो वहां पर जिस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब इसको एग्जांपल से अगर समझाएं तो देखिए मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? 1,3 ब्यूटेडाइन है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है? 1,3 ब्यूटेडाइन की है, और यहाँ कॉन्जुगेशन है। अब एक स्ट्रक्चर ये है, अब मैं इसमें रेजोनेंस शो कर रहा हूँ। रेजोनेंस कैसे शो कर रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। समझ में आ रही बात? अब ये यहाँ से यहाँ करा मैंने, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना? CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH2। ये डबल बॉन्ड आपके यहाँ आ जाएगा और इस पे आ गया माइनस और इस पे आ गया प्लस। अब यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन तो सेम के सेम है, तो वो मैं वो वाले काउंट नहीं कर रहा। अगर मैं इसके अलावा काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। कहने का मतलब है इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला। तो ये जो पॉइंट था इसका मतलब ये है। तो ये क्या कर रहा है? कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड डज नॉट ऑसिलेट बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या कह रहा है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ऑसिलेट नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए और ये यहाँ से यहाँ गए तो ये बन गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो हम समझाने के लिए बता देते हैं कैसे कि भाई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरी कैसे बनी? ऐसे बनी। और दूसरी से तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी? ऐसे बनी। तो हम इसको पेपर में ऐसे शो करते हैं कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, बॉन्ड यहाँ से यहाँ गए तो ये बन गया। और इससे ये बनाना हो तो कैसे शो करेंगे कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो हम जो शो कर रहे हैं कि भाई ये इससे ये बना और इससे ये बना, वो हम केवल पेपर पे शो कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैनोनिकल फॉर्म है वो आपस में ऑसिलेट नहीं करती है। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इनके ऑसिलेशन से नहीं बनती, वो एक्चुअल में वैसी ही वैसी रहती है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी हम उससे नहीं समझा सकते इसलिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड डज नॉट ऑसिलेट बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म, तो अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म हम बनाते हैं और हम ये भी शो करते हैं कि इससे ये कैसे बना, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, केवल समझाने के लिए हम शो करते हैं। तो देखिए कई बार हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं रहा, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, स्ट्रक्चर समझाने के लिए हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि ऐसा वास्तव में हो रहा है। वैसे यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉपर्टी समझाने के लिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए हैं। आगे कह रहा है नीचे कैनोनिकल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट। तो जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जैसे मैंने कहा कि कार्बोनेट की एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये है, लेकिन क्योंकि हम इससे सारी प्रॉपर्टी नहीं समझा सकते, देखने में लग रहा है क्या है ये, पेपर पे भी नहीं बना सकते आसानी से, इसलिए हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो थे पॉइंट्स थे किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। अब हम एक दो मॉलिक्यूल देखते हैं कि वो कैसे रेजोनेंस शो कर रहे हैं। अब देखिए कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर NO2 की स्ट्रक्चर क्या होगी।
अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हम कर रहे हैं रेजोनेंस की, तो जब रेजोनेंस की बात आती है तो जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहे हैं उनकी कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, तो वहाँ पर हम उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऐसा एक उदाहरण है NO2। अब देखिए NO2 की अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। NO2 की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर 4 तरीके से शो कर रखी है। तो NO2 की स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। NO2 की स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, एक बार कोऑर्डिनेट इस पे और एक बार कोऑर्डिनेट इस पे। इसके अलावा NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शो कर रखा था और यहाँ ऑक्सीजन पे शो कर रखा है। तो ये कहने का मतलब है कि आप किसी स्ट्रक्चर को अगर वो रेजोनेंस शो कर रहा है मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर आप डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 तरीके से दे रखी है, यहाँ पर 4 तरीके से दे रखी है NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है CO3 जो कि अभी हमने देख लिया था कि एक बार डबल बॉन्ड इस पे, एक बार डबल बॉन्ड इस पे और एक बार डबल बॉन्ड इस पे। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया उसमें हमने क्या करा, 3 तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बता दिए और उसके डॉटेड लाइन बता दी। डॉटेड लाइन का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है ना पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है। ये चीज़ इसको बता रही है कि ये आपके ये तो सिंगल बॉन्ड है और ये डॉटेड लाइन बता रही है कि पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब ना तो पूरी तरीके से सिंगल है ना पूरी तरीके से डबल है, बीच की सिचुएशन है। यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये सिंगल और ये डबल है, ये सिंगल और ये डबल है, लेकिन वहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड को पेपर पे बनाना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको एक्चुअली ना तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये आपके स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, जहाँ पर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये होगी बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। इसके बाद दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होती है तो वहाँ पर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए एक फॉर्मूला दे रखा है और फॉर्मूला को आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या दे रखा है फॉर्मूला? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप क्या करो, कोई भी एक स्ट्रक्चर देखो, उसमें आप देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, उसके बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए आपने, तो ये क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कितने कोवेलेंट है? 1 2 3 4 बॉन्ड है। नीचे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 1 2 और 3। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 3। तो ये हो गया 4/3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, बीच की सिचुएशन। तो बीच की जो सिचुएशन है वो क्या है? हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, कितना आ रहा? 1.33। तो एक फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला आप कब काम में ले सकते हो? जब आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर मान लीजिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहे, जैसे मान लीजिए सल्फेट का आपको निकालना है, SO4 2- का निकालना है, फॉस्फेट का निकालना है, PO4 3- का, या CrO4 2- का निकालना है, ETC जिसका निकालना है, MnO4- का निकालना है, तो वहाँ पर आपको सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो आता नहीं है। तो वहाँ पर आप दूसरा फॉर्मूला काम में ले सकते हो, ये मैंने खुद में बनाया है। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर मतलब क्या है इसका, कि अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन का मतलब सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। तो कोई सा भी एक स्ट्रक्चर जो आपने बना रखा है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आपको कितने दिख रहे हैं? बॉन्ड 4 दिख रहे हैं, 4 आ जाएगा। और इसके नीचे क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मान लीजिए आपको तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, तो एक से भी आपका काम चल जाता। कैसे चल जाता? कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 4 हो गए, और सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 हो गए। तो यहाँ पर हो गया 4/3। तो यहाँ पर जहाँ पर अप्लाई हो वहाँ पर ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर क्या आ रहा है? सेम 1.33। इसके अलावा अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आप इन पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सब जगह अप्लाई हो जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके मैक्सिमम केस में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल है बेंजीन। तो देखिए बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपकी बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक ऐसे और एक ऐसे। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग सेम ही बना दिया। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बेंजीन में कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे?
आपने क्या करा, बॉन्ड ऑर्डर किस दो कार्बन के बीच की बात हो रही है, तो मैंने कहा एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इन दोनों की बात हो रही है, तो मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया। तो अब मैंने क्या करा, जो आपको सूटेबल हो वो फॉर्मूला लगा दो। ऊपर वाले की अगर हम बात करें टोटल, अब देखिए ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा या नीचे वाला नहीं लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें काम में लेना है। नीचे वाला फॉर्मूला उन सब पे लग जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जिनके बीच में बात कर रहे हैं बॉन्ड की, उनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा पोजीशन 1 और पोजीशन 2, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए एक चीज और कर सकते हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, टोटल जो है आपके 1 और 2 के बीच में बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने, 2 और 1 3। तो यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर इसको इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो ऊपर है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये आपको एक फिक्स कार्बन और एक फिक्स ऑक्सीजन को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्योंकि नीचे वाले में आपको समझ भी नहीं आएगा, ऐसे सॉल्व करना है। केवल एक मॉलिक्यूल से सॉल्व नहीं करना, सारे जब आप स्ट्रक्चर बना देंगे वैसे सॉल्व करना है। तो आपने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। तो मैंने क्या करा, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन फिक्स कर लिया। अब आप कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, तो 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाला 4 तो आपके ऐसे आया है, और नीचे वाला जो 4 है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, वो एक ही स्ट्रक्चर से आया। कैसे आया, 1 2 3 4 ऐसे आया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ही आप याद कर लो, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो मैंने क्या कहा, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें आप फिक्स कर लो। तो मैंने क्या करा, 1 और 2 को फिक्स कर लिया, ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2 3। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 और 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.5। वापस से क्लियर कर देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड गिने हैं, वहां पर आपने क्या करा, 2 एटम फिक्स कर लिए, और जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उन 2 एटम के बीच में बॉन्ड कितने हैं वो काउंट करने हैं। तो मैंने क्या करा, ये 2 एटम फिक्स कर लिए, 2 एटम फिक्स कर लिए, 2 एटम फिक्स कर लिए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तीनों में मैंने एटम की संख्या, बॉन्ड की संख्या गिनी, 1 2 3 4, तो 4/3 आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 और 2 फिक्स कर लिए, 1 और 2 फिक्स कर लिए। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके उनमें स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 और ये 2 और 1 3 ऊपर आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने दिख रहे हैं, 2 नीचे आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। अब देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैंने आपको समझा दिया। अब केमिकल बॉन्डिंग में आपके केवल 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक बच रहा है बैक बॉन्डिंग और एक बच रहा है एमओटी। ये 2 टॉपिक के बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तो जो है काफ़ी लेंदी हो गया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।